कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, नमस्ते। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की इंग्लिश की जो सप्लीमेंट्री बुक है विस्टास, उसका लेसन नंबर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। आइए पढ़ते हैं। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का की समरी हम यहाँ पे पढ़ेंगे एंड द राइटर ऑफ दिस लेसन इज तिसानी दोशी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट समरी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द इंट्रोडक्शन। इन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, टाइटल का नाम है, चैप्टर का नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ एंड राइटर तिसानी दोशी describes the journey to the coldest, driest and windiest continent in the world, अंटार्कटिका। तो यहाँ पर जो राइटर है तिसानी दोशी, ये दुनिया का सबसे ठंडा है ना, कोल्डेस्ट का मतलब होता है, द कोल्डेस्ट का मतलब सबसे ठंडा, एंड ड्राइस्ट का मतलब होता है सबसे शुष्क, एंड विंडियस्ट का मतलब होता है सबसे हवादार। तो इस चैप्टर में हम इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड अंटार्कटिका। तो दुनिया का सबसे ठंडा, दुनिया का सबसे शुष्क और दुनिया का सबसे हवादार जो कॉन्टिनेंट है, क्षेत्र है अंटार्कटिका, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो तिसानी दोशी है उन्होंने हमें इसके बारे में विस्तार से समझाया है। द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। तो दुनिया की जो दुनिया का जो भौगोलिक इतिहास है उसको हम अंटार्कटिका में खोज सकते हैं। जियोफ ग्रीन्स स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम एम्स एट टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो जियोफ ग्रीन का एक प्रोग्राम था जिसका नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस। इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये था कि जो हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, उन स्टूडेंट्स को दुनिया के अंत की ओर ले जाना, है ना, उनको जो है वो एंड ऑफ द वर्ल्ड की तरफ ले जाना। दोशी थिंक्स दैट अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो एंड अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो दोषी यहाँ पे ये सोचते हैं कि अंटार्कटिका एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम जा करके और समझ सकते हैं पृथ्वी के वर्तमान, भूत और भविष्य के बारे में हम वहाँ जाके जान सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोल्डेस्ट, ड्राइस्ट एंड विंडियस्ट कॉन्टिनेंट, वर्ल्ड का सबसे ठंडा, सबसे शुष्क और सबसे हवादार जो क्षेत्र है, द्वीप है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। दोस्तों, ये जो हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश, इसके अलावा हमारे इस चैनल पर आपको पढ़ाई जाती है हिंदी कंपलसरी, हिंदी ऑप्शनल, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा मिलेगी। वहाँ पे आपको PDF मिलेगी एंड आपको PPT भी मिलेगी और हमारे सभी वीडियो लेक्चर्स आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ पर हम बोर्ड एग्जाम्स से रिलेटेड जो भी आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो अवेलेबल करवाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि द नैरेटर बोर्डेड अ रशियन रिसर्च शिप द एकेडमिक सोकाल्स्की। तो यहाँ पर जो नैरेटर है, कथाकार है इस कथा का, कहानी का, ये एक रूसी जो रिसर्च पोत है ना, शोध पोत है, रशियन रिसर्च शिप जो है जिसका नाम था एकेडमिक सोकाल्स्की, उस पर सवार होता है। It was heading towards the coldest, driest and windiest continent in the world, अंटार्कटिका। और ये जो शिप है ना, रशियन जो रिसर्च शिप था, ये जो रशिया का जो शिप था वो संसार के सबसे ज़्यादा ठंडे, संसार के सबसे शुष्क और सबसे हवादार महाद्वीप अंटार्कटिका की तरफ जो है वो आगे बढ़ रहा था, अंटार्कटिका की तरफ जा रहा था। His journey began 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास, चेन्नई। और ये जो यात्रा थी इनकी, ये यात्रा भूमध्य रेखा के 13.09 डिग्री उत्तरी मद्रास से शुरू हुई थी। ही क्रॉस्ड 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एटलीस्ट 3 इकोस्फीयर। और ये जब यहाँ से रवाना होकर के वहाँ तक पहुँचते हैं तो इस दौरान, अंटार्कटिका पहुँचने के दौरान, इन्होंने 9 तो टाइम जोन्स को पार किया।
उन समय क्षेत्र जो पार किए, दुनिया के जो दुनिया को विभिन्न समय क्षेत्रों में विभाजित किया है, तो उन्होंने 9 समय क्षेत्रों को पार किया और 6 चेक पॉइंट्स थे उनको पार किया, और 3 जो थे पानी के 3 क्षेत्र, और उसके बाद एटलीस्ट 3 इकोस्फीयर, कम से कम 3 इन्होंने जो है वो पारिस्थितिकी क्षेत्रों को पार किया था। He traveled over 100 hours in car, aeroplane and ship to reach there. और यहाँ पहुँचने में अलग अलग व्हीकल्स के द्वारा यहाँ पहुँचे हैं, तो यहाँ पहुँचने में उन्होंने 100 घंटे का सफ़र तय किया कार में, एरोप्लेन में एंड शिप में बैठ करके। तो 100 घंटे से अधिक समय की इन्होंने यात्रा जो है वो कार, हवाई जहाज़ और समुद्री जहाज़ के माध्यम से इन्होंने पूरी करी थी। नेक्स्ट पॉइंट है साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना। तो दक्षिणी जो उच्च महाद्वीप है जिसे गोंडवाना के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट लिखा है कि 650 मिलियन ईयर एगो अ जाइंट साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड एग्जिस्ट। तो 650 है ना, 650, तो 650 मिलियन वर्ष पहले, 650 मिलियन वर्ष पहले एक विशाल दक्षिण उच्च महाद्वीप उपस्थित था, या फिर जो है वो एग्जिस्ट करता था, मतलब था, जिसका नाम था गोंडवाना। ओके, एंड इट सेंटर्ड रफली अराउंड प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। और ये जो वर्तमान में जिसे हम अंटार्कटिका कहते हैं, इसके आसपास फैला हुआ था, मतलब वर्तमान के अंटार्कटिका के लगभग उसके आसपास, उसके सेंटर में जो है वो उसके आसपास जो है वो फैला हुआ था। ह्यूमन बींग्स हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन। और मनुष्य अभी तक जो है इस ग्लोब पटल पर मनुष्य का आगमन नहीं हुआ था इस क्षेत्र में। इट हैड ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोमा। फ्लोरा एंड फोमा का मतलब होता है वनस्पति एंड जीव, और यहाँ पर जो है वनस्पति और जीवों की विशाल विविधता जो है वो उपस्थित थी। आफ्टर 500 मिलियन ईयर्स, और 500 मिलियन वर्ष के बाद, द लैंड मास वॉज फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज एज दे एग्जिस्ट टुडे। तो 500 मिलियन सालों के बाद ये जो भूखंड था, ये जो लैंड मास था, इस भूखंड को अलग अलग देशों में विभक्त होना पड़ा, जैसा कि वे अभी वर्तमान में हैं। तो अभी जो कंट्रीज बनी हुई है, ये जो स्थिति थी, ये 500 मिलियन वर्ष के बाद में अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ अंटार्कटिका। द पर्पज ऑफ द विजिट वॉज टू नो मोर अबाउट अंटार्कटिका। और ये जो उद्देश्य था इस यात्रा का, इस यात्रा का पर्पज जो था वो था विजिट, है ना, यहाँ की यात्रा करना, अंटार्कटिका की यात्रा करना। ओजोन एंड कार्बन इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। तो यहाँ पर ओजोन और कार्बन क्रम, विकास और विनाश के बारे में और अधिक जानना था, है ना। द पर्पज ऑफ द विजिट वॉज टू नो मोर। तो और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना जो है वो यहाँ का उद्देश्य था। नेक्स्ट है 90% ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड इन अंटार्कटिका। संसार की 90% जो आइस है, 90% जो बर्फ़ है, संसार की जितनी भी बर्फ़ है उसका 90% बर्फ़ जो है वो अंटार्कटिका में उपस्थित है। देर आर नो ह्यूमन सेटलमेंट्स, नो ट्रीज एंड नो बिल्डिंग्स। और यहाँ पर कोई भी इंसानी बस्ती नहीं है, ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है, वहाँ पर मनुष्य के आवास नहीं है, कोई पेड़ नहीं है वहाँ पर, और न ही कोई बिल्डिंग्स है, ना ही कोई वहाँ पर भवन है। आइसबर्ग्स आर एज बिग एज कंट्रीज। और जो आइसबर्ग हैं, आइसबर्ग का मतलब होता है हिमखंड, तो हिमखंड भी उतने बड़े हैं जितने बड़े की कंट्रीज होते हैं, जितने बड़े की देश होते हैं, मतलब देश जितने बड़े देश होते हैं उतने बड़े तो आइसबर्ग हैं वहाँ पे, है ना। मतलब बर्फ के टुकड़े हैं, हिमखंड जिसे बोलेंगे। डेज गो ऑन एंड ऑन इन 24 आवर्स ऑस्ट्रल समर लाइट। और दिन जो है वो 24 घंटे ग्रीष्म प्रकाश के चलते हैं पूरे के पूरे टाइम। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंजेस। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो क्लाइमेट जो है, जलवायु जो है वो परिवर्तन जो है वहाँ पे कैसे है। तो द मोस्ट हॉटली कॉन्टेस्टेड डिबेट ऑफ आवर टाइम इज वेदर वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट विल मेल्ट एंटायरली और नॉट।
तो हमारे समय की सबसे जो गर्म बहस होती है वो ये है कि क्या पश्चिमी अंटार्कटिका मतलब वेस्ट जो अंटार्कटिका आइस शीट है, अंटार्कटिका की बर्फ़ की जो चादर है ये पिघलेगी, मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, ये पूरी तरह से पिघलेगी या फिर नहीं पिघलेगी, ये हमारी बहस का मुद्दा होता है। If we want to study the Earth's past, present and future, Antarctica is the place for us to go. अगर हम पृथ्वी के भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करना चाहते हैं तो अंटार्कटिका हमारे लिए एक उपयुक्त जगह है, हम यहाँ पे जा सकते हैं अगर हमें पृथ्वी के वर्तमान, भूत और भविष्य को जानना है। अंटार्कटिका हैज़ अ सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक्स बायोडाइवर्सिटी। अंटार्कटिका एक सरल पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी प्रणाली है और यहाँ पर जैव विविधता की कमी है। लैक्स का मतलब होता है कमी होना, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता की कमी है। इट इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरमेंट कैन हैव बिग रेपरकशन, और किस प्रकार पर्यावरण में हुए छोटे छोटे परिवर्तनों के बड़े बुरे परिणाम हो सकते हैं, इसके अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। साइंटिस्ट वार्न दैट फर्दर डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ द सी एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन। और वैज्ञानिक यह चेतावनी देते हैं, साइंटिस्ट चेतावनी देते हैं कि ओजोन परत में और ज़्यादा डिप्लेशन अगर हुआ, है ना, डिप्लेशन का मतलब होता है क्षय, तो अगर ओजोन परत में और ज़्यादा डिप्लेशन हुआ तो ये क्या करेगा कि ये जो है हम जो सी एनिमल्स और जो बर्ड्स ऑफ द रीजन, इस क्षेत्र के जो पक्षी हैं, पक्षियों के जीवन को प्रभावित करेगा। इट विल ऑल्सो अफेक्ट द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और इसके साथ ही जो ये ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन है ये भूमंडल का जो कार्बन चक्र है उसे भी प्रभावित करेगा, ग्लोबल कार्बन जो साइकिल है, सर्कल है, उसे भी प्रभावित करेगा। वॉक ऑन द ओशन, अब सागर पर चलना। इट वॉज द मोस्ट थ्रिलिंग एक्सपीरियंस ऑफ द विजिट। अब यात्रा जो कर रहे थे और वहाँ पे जो बर्फ़ जमी हुई थी उस समुद्र पे, उस पर जब ये चलते हैं तो यह यात्रा का उनका सबसे थ्रिलिंग मतलब एक रोमांचित कर देने वाला अनुभव था, इनका एक उत्साहपूर्ण अनुभव था उनका। दे क्लाइम डाउन द गैंगप्लैंक एंड वॉकड ऑन द ओशन। तो वे लकड़ी के पुल से नीचे आए और सागर पर चलने लगे, है ना, गैंगप्लैंक से नीचे उतरे और उसके बाद समुद्र पर चलने लगे। दे वर 52 पर्सन्स, और ये कुल 52 व्यक्ति थे। दे वर वॉकिंग ऑन अ मीटर थिक आइस पैक, और जब ये समुद्र पर चल रहे थे तो समुद्र के ऊपर जो बर्फ़ जमी हुई थी वो बर्फ़ की जो मोटाई थी वो कम से कम 1 मीटर मोटाई थी। अ मीटर थिक आइस पैक मतलब 1 मीटर चौड़ी बर्फ थी। अंडर द आइस पैक देर वॉज 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग एंड साल्ट वाटर, और बर्फ़ की जो 1 मीटर चौड़ी जो बर्फ़ की परत थी, इस परत के नीचे 180 मीटर नीचे जो है वो जीवित सांस लेता नमकीन पानी था। सील्स वर एंजॉइंग देमसेल्व्स इन द सन ऑफ आइस, और बर्फ़ पर बैठी जो सील थी, है ना, सील जो थी वो उस बर्फ़ पर बैठी मछलियाँ, बर्फ़ पर बैठी सील जो है वो मछलियाँ धूप का आनंद ले रही थी। द नरेटर वॉज वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ द प्लेस, कथाकार उस जगह की सुंदरता को देख करके हैरानी अनुभव कर रहा था। He wished it would not become a warm place as it used to be millions of years ago. यहाँ पर वो ये कामना करता है, लेखक यहाँ पर, कथाकार यहाँ पर ये कामना करता है कि जैसा कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले मतलब लाखों वर्षों पहले जो है ये स्थान कभी गर्म नहीं होता था, उसी तरीके से ये आगे भी गर्म नहीं होगा। इफ इट हैपन्स, और अगर ऐसा हो गया, अगर ये गर्म हो गया, अगर कभी ये जो अंटार्कटिका प्रदेश अगर गर्म हो गया, द रिजल्ट्स कैन बी रुइनस, तो परिणाम जो है वो बहुत ही घातक साबित होंगे, क्योंकि इतनी बर्फ अगर पिघल गई तो परिणाम तो घातक होंगे। तो ये तो जो था हमने इस चैप्टर का हमने समरी करी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। और इसके अलावा अगर इस चैप्टर से संबंधित और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। इसके जो MCQs है उसको हम लाइव क्लास में करेंगे, रोजाना शाम को 8:30 बजे होती है हमारी लाइव क्लास, ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।